पूरा BIT ही करप्शन का एक नमूना है। बिलियन ट्रीज का जो प्रोजेक्ट गुजरा है, मलंगजबर का केस है, फॉरेन फंडिंग केस का मसला है, जितनी भी मेगा किस्म के करप्शंस हैं वो तो सब इसी हुकूमत के खाते में है। और जो मुक़्तदरा है उसके अंदर ये नशा मौजूद होता है कि हम ताकतवर हैं और हमें बालादस्ती हासिल है और हम जो चाहें वो करेंगे। हम अपने हल्फ के पाबंद हैं, न आइन के पाबंद हैं, न कुरान के पाबंद हैं, न इस मुल्क के मकसद तासीस के पाबंद हैं। अगर मुल्क को बचाना है तो इनको चलता करें। अगर मुल्क को गर्क करना है तो फिर ये अच्छा मौका है, अच्छे लोग मिल गए हैं कि एजेंडा पूरा करेगा, मुल्क को तबाह कर हजरत अपोजिशन बिल्कुल इस पोजीशन में है कि फैसला कुल तहरीक चलाए। नाज़रीन, इस वक्त हम जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हैं। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त अगर आप देखें तो अपोजिशन को लीड कर रहे हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है और मुल्क में जो हुकूमत है उसके हवाले से अपोजिशन को मुत्तहिद करने में जो किरदार मौलाना फजलुर रहमान साहब का है वो किसी से पोशीदा नहीं। नाज़रीन, आज के इस इंटरव्यू में हम कोशिश करेंगे कि इस वक्त मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस हवाले से और अपोजिशन का जो अकट है जिसमें वक्फे से मुख्तलिफ नशेब व फराज देखने में आते हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जिस सब्र तहम्मुल और हिकमत से अपोजिशन को साथ लेकर चल रहे हैं, उनको लीड कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पे हम आज के इस इंटरव्यू में बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। सबसे पहले तो जी आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मौलाना साहब ये बताएं कि जब से ये हुकूमत वजूद में आई है तो आप मुतहर्रिक हैं, आपने कोशिश की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो दीगर अपोजिशन के जो जमातें हैं उनको एक जगह इकट्ठा करना, और आप काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। क्या ऐसे हर्डल्स हैं कि अपोजिशन एक जगह उस तरह से इकट्ठ नहीं हो रही हुकूमत के खिलाफ जिस तरह होनी चाहिए? अगर वो रुकावटें जो हैं उसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल आपका अहम भी है और मुश्किल भी है, और मुझे इसका जवाब देने में कुछ दिक्कत भी महसूस हो रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस मौजूदा हुकूमत के हवाले से तमाम सियासी जमातों का इत्तिफाक राय है कि ये धांधली की पैदावार है, एक जाली मैंडेट के जरिए से वो हुकूमत कर रही है, और एक नाजायज हुकूमत, इस पर सबका इत्तिफाक। और फिर जो 2 साल कारकर्दगी उसके सामने आई है, उस हवाले से भी एक नाअहल हुकूमत साबित हुई है। आज आपकी मईशत ज़बरदस्त हो चुकी है और तरक्की की तरफ कोई इशारा भी नहीं मिल रहा है कि हम अगले साल, 2 सालों में, 3 सालों में कुछ आगे की तरफ बढ़ सकेंगे। हर शोबा बैठ चुका है और अब तो सूरत हाल ये है कि मुल्क का नज़्म व नस्क भी ख़त्म होता चला जा रहा है, तमाम ख़त्म होती जा रही है। अवाम जो है वो कर्ब में मुब्तला हैं, गवाह रहे हैं, किसी सतह पर उनका मसला हल नहीं हो रहा। महंगाई ने कमर तोड़ दी है लोगों की, और अब तो ऐसा है जैसे कोई बच्चा बहुत दफ़ा रोते रोते भी जब माँ उसकी तरफ तवज्जो नहीं होती तो बिल आखिर थक हार कर खामोश हो जाता है।
यहाँ पर भी तकरीबन ऐसी सूरत हाल है जो गरीब तबका है, छोटा ताजर है, कमजोर तबके हैं हमारे मुल्क के, वो चीख चिल्लाते खिलाते भी थक चुके हैं। जहाँ तक है अपोजिशन के यकजा होने का, तो इसमें मेरे ख्याल में ये बात दस्तरदान हो चुकी है कि जो बड़ी पार्टियां हैं, उन बड़ी पार्टियों पर नेब का दबाव है, और नेब के जरिए से उनको इस तरीके से मुकदमात में जकड़ दिया गया है कि उनको अब अपनी पड़ी हुई है और वो कौम के बारे में दूसरे दर्जे पे जाकर सोचते हैं। और यही वजह है कि जब तमाम जमातें अवाम सड़कों पे आ जाते हैं, तो इन हालात में फिर इनको किसी मुफाहमत की तरफ जाना पड़ता है। तो फिर जब आपके स्टैंड में इस्तकामत नहीं रहेगी, आप एक मौक़िफ़ लेते हैं और फिर उस पर आप डट नहीं सकते, तो फिर हुकूमत को तूल देने का सबब तो मेरे ख्याल में ये बात ठीक है कि एस्टेब्लिशमेंट ही इनको लाई है और उनको लाने की वो मुजरिम भी है, लेकिन इसको बरकरार रखने में, और अब तक जो 2 साल में हुकूमत कर रही है, मेरे ख्याल में ज़्यादातर किरदार जो है हमारी अपोजिशन की बड़ी जमातों का है कि वो अपनी कुछ मसलहतों की वजह से वो किरदार नहीं अदा कर सकी हैं कि जो उनको अदा करना चाहिए। इन जमातों की जो मसलहतों की आप बात कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, क्या मसलहतें हैं जी? क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे वो मजबूर होकर उस तरह से रोल अदा नहीं कर रहे? जैसे हम आपको देखते हैं तो आप तो बिल्कुल बेबाक निकले हुए। शुरू में आपने कहा था कि असम्बली में हम जाते ही नहीं हैं, यहाँ तक आपने बात कही थी, लेकिन वो जो बड़ी जमातें थी वो आपके साथ नहीं आई। तो क्या मजबूरियां आप समझते हैं, क्या ऐसी मजबूरियां इन 2 जमातों की कि वो उस तरह से रोल अदा नहीं कर रहे हैं अपोजिशन का जिसमें करना चाहिए? किया, लेकिन इस तरह नेब के जरिए से ऊपर मुकदमात, हालांकि हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, और अगर प्रेशर आता भी है तो हम कभी इशारा नहीं करेंगे। और मैं अब भी इन तमाम लोगों से कहता हूँ कि हमें नेब को मुस्तरद कर देना चाहिए, और उसकी जो इंतकामी जहनीत है उसको पब्लिक के सामने वाज़ेह करना चाहिए, और इस नेब के तहत जो गैर मुकदमात हैं उनका हमें बैकआउट कर लेना चाहिए। लेकिन खुदा जाने उनकी क्या मसलहतें हैं ऐसी कि जिसकी वजह से वो ये जरूरत अब तक नहीं कर पा सके। अच्छा मौलवी साहब, ये बताएं, आपने नेब का जिक्र किया, कल जब ये गवर्नमेंट अपना वक्त पूरा करती है, हुकूमत ख़त्म हो जाती है, दूसरी जो हुकूमत भी आती है, आप चाहेंगे कि BRT की तरह का मेगा प्रोजेक्ट या मालम जबा या इस्लामी ट्रीज वाले जो मंसूबे हैं इनके हवाले से एहतसाब हो, और अगर इसमें करप्शन की गई हो तो उन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए? ये तो जो आपका सवाल है इसका एक दूसरा पहलू है कि जब BRT के हवाले से करप्शन का एक पूरा BRT ही करप्शन का एक नमूना है। बिलियन ट्रीज का जो प्रोजेक्ट गुजरा है, मालम जबर का केस है, फॉरेन फंडिंग केस का मसला है, जितनी भी मेगा किस्म के करप्शंस हैं वो तो सब इसी हुकूमत के खाते में हैं, और बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस हुकूमत में करप्शन बढ़ी है। जो हुकूमत करप्शन को ख़त्म करने के नारे पे आई है उसी की हुकूमत में करप्शन बढ़ी है। तो जब ये उस हवाले से खामोश होगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और अपोजिशन के खिलाफ जो है हर छोटा मुकदमा रोज़ाना आकर उनके खिलाफ फर्द-ए-जुर्म आयद किए जाएंगे, हथकड़ियाँ पहनाई जाएंगी, हत्ता कि ख़वातीन को, अब हम मरीम नवाज़ को देखें या परवार तारपुर को देखें, ये सब जो ख़वातीन हैं, तो उनको हमारी सोसाइटी में एक इज़्ज़त हासिल होती है। लेकिन जो तज़लील इस वक्त हमारे इन इदारों की वसातत से इन ख़वातीन की हो रही है मुल्क की सियासत, मैं नहीं समझता कि ये कोई हमारे मुआशरे की नुमाइंदगी कर रहे हैं, या ये जो कानून मुझे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं करता, मेरी जान को, मेरी माल को, मेरी इज़्ज़त व आबरू को
تو اس قانون کا احترام بھی نہیں ہم پر فرض ہوتا ہے. اچھا، ان حالات میں جب کہ ملک میں مہنگائی ہے، لوگ سخت تنگ آ رہے ہیں، عاجز ہیں حکومت سے، آپ سمجھتے ہیں جی کہ اپوزیشن اس پوزیشن میں ہے کہ وہ فیصلہ کن تحریک حکومت کے خلاف چلائے؟ حضرت اپوزیشن بالکل اس پوزیشن میں ہے کہ فیصلہ کن تحریک چلائے، اس کے لیے عزم چاہیے. خدا کرے کہ عزم پیدا ہو. ہم اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور ہم نے امید کا دامن نہیں چھوڑا ہے. میں اب بھی ان تمام قائدین کے ساتھ رابطے میں ہوں اور ابھی جو میری ملاقاتیں ہوئی تھیں کراچی میں، لاہور میں بڑی جماعتوں کے قیادت کے ساتھ، تو حتمی طور پر ہم نے طے کر دیا تھا کہ آل پارٹی کانفرنس بلائی جائے گی اور ایک حتمی تحریک کا آغاز کیا جائے گا. لیکن بدقسمتی سے پھر اسمبلی میں کچھ بل آئے قانون سازی حکومت کو کرنی چاہیے اور ہماری بڑی جماعتوں نے کو سپورٹ کیا ہے. تو آپ حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر بطور اپوزیشن کے آپ کے کردار میں دوہرا پن آ جاتا ہے اور پھر اس کو آپ آگے قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. اچھا سر، ایم ایم اے کا ذکر اکثر ہوتا ہے، کیا ایم ایم اے کی اب کیا حیثیت کیا ہے؟ اور یہ جو آپ اپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ کہاں پہ کھڑی ہیں؟ مذہبی جماعتیں حضرت یہ میں کبھی بھی اس سے اتفاق نہیں کرتا. جی، نظریات کے حوالے سے مختلف پارٹیاں ہیں. اگر میں اپنے آپ کو مذہبی جماعت کہوں تو پھر میں جو دوسری پارٹیاں اس کو لا سکتا ہوں. اچھا، اس کا کوئی دینی معلوم لوگوں کا نہیں ہے. صحیح، مذہب ہر ایک کا ہے، کلمہ گو تو ہر ایک ہے. ہر پارٹی کے منشور میں کہا جاتا ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کی جائے گی، کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا. تو جمعیت علماء اسلام باوجود اس کے کہ ایک عنوان مذہبی رکھتا ہے، لیکن اس کے پورے طور طریقے 24 گھنٹے کی سیاست، ایک معمول کی سیاست ہے، ایک آئینی سیاست ہے، عوام کی سیاست ہے. پبلک میں ہم لوگ ہیں اور یہ جو ملین مارچ ہم نے کیے، 14 ملین مارچ عوام کے قدرت کے ساتھ کیے ہیں. ہم نے اگر آزادی مارچ کیا ہے تو پبلک کے سپورٹ کے ساتھ ہم نے کیا ہے. تو یہ اس کو آپ سب یہ کہیں کہ کوئی تبلیغی اجتماع تو بس، اور اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. یہ ہم سب دعاؤں کے لیے اکٹھے ہوئے تھے اور اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ جدوجہد کرتے ہیں تو آپ کا رجوع اللہ بھی ہونا چاہیے اور اللہ سے بغیر کوئی ذات نہیں ہے جو آپ کی مدد کر سکے. لیکن بہرحال اس کا مقاصد واضح ہونا چاہیے کہ ہم کس مقصد کے لیے ہیں. مقاصد ہماری مکمل سیاست ہے. تمام سیاسی جماعتیں ہمارے پلیٹفارم پر آئی بھی، انہوں نے اپنا کردار بھی اس میں ادا کیا. اور جمعیت علماء واحد حکومت ہے جو یہ جو ایک فرق تصور کیا جاتا ہے کہ یہ مذہبی لوگ ہیں، یہ سیاسی لوگ، اس کے درمیان ایک اجتماع کا نام ہے، اس کو اکٹھ کرنے کا نام جمعیت علماء اسلام ہے. اس کو بڑا کردار ہے. اس حوالے سے ایک پل کا کردار ہم لوگ ہمیشہ ادا کرتے چلے آئے ہیں. تو ابھی بھی متحدہ مجلس عمل کے حوالے سے یقیناً اس طرح فعال نہیں ہے، لیکن پارلیمنٹ میں جو ہماری نمائندگی ہے وہ آج بھی ایم اے کے نام سے. صحیح بات ہے. اچھا مجھے یہ بات تو آپ نے کر دی، جمعیت علماء اسلام اس میں کوئی شک نہیں قوت ہے. ملین مارچ آپ دیکھ لیں، بہت بڑے بڑے اجتماعات بھی انہوں نے کیے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ماشاءاللہ ایک حیثیت رکھتی ہے، لیکن پنجاب میں اور سندھ میں، اندرونی سندھ کی میں بات کر رہی ہوں، پنجاب جو انٹیریئر پنجاب اس کی بات کرتا ہوں، آپ نہیں سمجھتے کہ وہاں پہ جمعیت علماء اسلام کو کام کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہم کام کر بھی رہے ہیں. پہلی مرتبہ صوبہ سندھ میں جب بلدیاتی الیکشن ہوا تو 500 نمائندے بلدیاتی اداروں میں جمعیت علماء اسلام کو منتخب ہوئے. ہمارا یہ وہاں پر جو رول ہے، آپ نے دیکھا کہ جب ووٹ کی میں ہم نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا تو پیپلز پارٹی جیت گئی. بالکل. جب ارکانہ میں ہم نے ساتھ نہیں دیا تو ہار گئے. پوزیشن پہ تو آ گئے ہم لوگ بھی. اور شکارپور میں جب ضمنی الیکشن ہوا، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا ووٹ زیادہ ہے لیکن نتیجہ الٹا کر دیا گیا. لیکن بات چلو جو بھی ہے، لیکن ایک مد مقابل قوت جو ہے وہ بن کر اب وہ صوبہ سندھ میں اتری ہے. باقی تو آپ بھی جانتے ہیں کہ اصل رکاوٹ کون ہے. یہ جو اصل رکاوٹ کی بات آپ نے کی، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی مقتدر قوتیں، اسٹیبلشمنٹ کی بات کی جاتی ہے. تو کیسا سر ایسا میکینزم بنایا جائے کہ ہر ادارہ اپنی ایک ڈومین میں رہ کے اپنا کام کرے؟ اب
कुछ सजेस्ट करेंगे जी कि क्या तरीका कार हो कि जमहूरी अमल जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पाए तकमील को पहुंचे? देखिए, हमारे पास एक आइन जिसको हम एक मिल्ली मीसाक के नाम से ताबीर कर सकते हैं। अगर हम उस अपने हर इदारा उसमें अपने किरदार के दायरे को समझे और उसमें महदूद रहे, अगर हम बाहरी तौर पर मरबूत रहें। लेकिन अगर एक इदारा वो ताकतवर होकर अपनी बालादस्ती जतलाए कि बस मैं हूँ और मेरे अलावा कोई नहीं है, तो फिर तो मुल्क नहीं चल सकता, फिर तो ये उलझन रहेगी। और जब तक हम आपस में दिलों से अपनी शिकायतें दूर नहीं करते, हम एक दूसरे पर कैसे एतमाद करेंगे? तो ताकत एक वाहिद वो चीज़ है कि वो किसी के साथ एतमाद की ज़रूरत महसूस नहीं करती, और जो मुक़्तदरा है उसके अंदर ये नशा मौजूद होता है कि हम ताकतवर हैं और हमें बालादस्ती हासिल है और हम जो चाहें वो करेंगे। हम अपने हल्फ के पाबंद हैं, न आइन के पाबंद हैं, न कुरान के पाबंद हैं, न इस मुल्क के मकसद तासीस के पाबंद हैं। तो इस तरह से मुल्क को चला कर। अच्छा जी, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, मौजूदा हुकूमत मैंडेट जो लेकर आई है, जिस तरह का मैंडेट भी है, मेरा सवाल आपसे ये है सर कि इनको अपना वक्त पूरा करना चाहिए या नहीं, और इनकी जो कारकर्दगी है उस पर आप क्या कहेंगे? कारकर्दगी तो मैंने आपसे अर्ज कर दिया, उनको तो हुकूमत करने का हक़ ही हासिल नहीं है जो है कि एक दिन में उनको दिया जाए। और मेरा पहले दिन से ये मौक़िफ़ रहा है कि एक दिन आप इनको देंगे तो मुल्क डूबता चला जाएगा। चुनांचे आपने देखा कि जब मुस्लिम लीग की हुकूमत आखिरी बजट दे रही थी तो अगले साल का सालाना शरह नमू उसने 5.5% दिखाया था, लेकिन फिर जब हुकूमत इनको मिल गई तो उसी साल का जो सालाना शरह नमू था वो 1.8 पे आ गया। यानी हम उस हदफ को भी नीचे ले आए। फिर जब इन्होंने खुद अहदाफ मुतय्यन किए तो आपने पिछला बजट देखा कि हम मनफी भी नीचे आ गए। अब जिस मुल्क का बजट वक्त के साथ साथ नीचे गिरता चला जा रहा है, और जो बैनुल-अक़वामी हमारे इक़्तिसादी इदारे हैं, माशी इदारे हैं, वो आइंदा कई सालों तक हमारी मईशत की जूनूद की बात कर रहे हैं, इसमें किसी इर्तिक़ा की बात नहीं कर रहे हैं। और ये वक्त क्या पूरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर मुल्क को बचाना है जी तो इनको चलता करें, अगर मुल्क को गर्क करना है तो फिर ये अच्छा मौका है, अच्छे लोग मिल गए हैं कि एजेंडा पूरा करेगा मुल्क को तबाह करने के लिए। अच्छा सर, अब सवाल पे सवाल निकल आया है। अभी खारजा पॉलिसी हम देख रहे हैं ना, मिसाल के तौर पे सऊदी सफ़ीर उस दिन मिला आर्मी चीफ से, और अब आर्मी चीफ तशरीफ ले जा रहे हैं, सऊदी जा रहे हैं, तो ये खारजा पॉलिसी जिस तरह से चल रही है, क्या कमेंट्स करेंगे इस पर? खारजा पॉलिसी के लिए इस्तेदाद और सलाहियत होनी चाहिए। अच्छा, खारजा पॉलिसी के लिए आपके पास इतनी माशी क़ुव्वत होनी चाहिए कि आप दुनिया के मफादात को अपने साथ वाबस्ता कर सकें। हम तो पड़ोसी ममालिक के मफादात भी अपने वाबस्ता नहीं कर सके हैं आज तक, और न ही दुनिया के किसी मुल्क का, इस्लामी दुनिया के किसी मुल्क के मफादात, हमसे किसी का मफाद वाबस्ता ही नहीं है। एक चीन है जो सुपर ताकत है, वीकर पावर है, और उसने अपनी तिजारत के लिए पाकिस्तान को शाहराह के तौर पर चुना है। हमने उसको भी सबूताज कर दिया। सिपेक की बात कर रहा हूँ। तो जो मंसूबे हमने चीन के ताउन से शुरू किए थे वो सब के सब हिल गए हैं और वो तितर बितर हो गए हैं। चीन जो है परेशानी का शिकार हो गया कि मेरी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को मेरे उस दोस्त ने ज़ाया कर दिया कि जिसकी दोस्ती को मैं समंदर से ज़्यादा गहरी दोस्ती समझता था और हमारे से ज़्यादा ऊंची समझता था। तो हमें तो कहीं की भी नहीं रहे, किसी को भी एतमाद, न ईरान हम पे एतमाद कर रहा है, न अफगानिस्तान हम पे एतमाद कर रहा है, इंडिया का है ही दुश्मन, चीन के भी एतमाद की सूरत हाल हो गई है। अभी इन्होंने ऐसी एक बोंगी मार दी कि जिससे सऊदी अरब जो है वो नाराज़ हो गया। अब हमारे दूसरे लोग जो है वो जाकर उनको राजी बाजी और तेर हेर की बात करेंगे। बहुत मेहरबानी मौलाना साहब। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स के ज़रिए करें। शुक्रिया।